नमस्कार, जय महाकाल। सुरेश बिहार के पटना जिला का रहने वाला था। आरिफ यूपी के बांदा जिला का रहने वाला था और अक्षय यूपी के कानपुर जिले का रहने वाला था। हालांकि ये तीनों ही बहुत दूर दूर रहते थे, लेकिन इनके बीच में दोस्ती काफी ज्यादा थी। अक्षय की अभी हाल ही में नई शादी हुई थी और वो बहुत सुखी था। उसकी फैमिली में सब हैप्पी थे। अक्षय एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और शाम को ट्यूशन पढ़ा करके वो अपनी गुजरगार करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था अक्षय के साथ में, लेकिन एक रात में सब कुछ बदल गया। एक रात को जब अक्षय अपने घर पर सो रहा था, तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बाहर से आ रही थी और लगातार आती जा रही थी। अक्षय ने पहले तो उस आवाज को इग्नोर किया, लेकिन जब वो आवाज लगातार आती गई तो अक्षय ने खिड़की खोलने का फैसला किया। अक्षय ने जब खिड़की खोला तो सामने देखा, क्योंकि अक्षय घर के सामने ग्राउंड था और उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे नीम के। तो अक्षय ने देखा कि एक पेड़ पर एक औरत फांसी का फंदा बना करके लटकाए हुए है। और जैसे ही अक्षय ने उसे देखा, उस औरत ने स्टूल लगाया, उस पर चढ़ी और फांसी के फंदे पर लटक गई। अक्षय बहुत तेज चिल्लाया और दौड़ करके एकदम गेट खोल के उस औरत को बचाने के लिए गया। लेकिन जैसे अक्षय ने गेट खोला और सामने वो भागा मैदान की तरफ, वहां पर ना तो कोई औरत थी, ना ही कोई स्टूल था, ना ही कोई फांसी का फंदा था। अक्षय के घर वाले तुरंत दौड़ करके आए। आसपास के गली वाले इकट्ठे हो गए कि क्या घटना घटी। अक्षय ने सब कुछ तो उन्हें नहीं बताया। अक्षय ने बोला कि मुझे बाहर से किसी रोने की आवाज आई, इसलिए मैंने गेट खोल के बाहर देखने की कोशिश करी थी। लेकिन जब अक्षय घर पर आया तो उसने अपने घर वालों को सब कुछ बताया। कोई भी उसकी बात को सुन करके यकीन नहीं कर रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता। अगले दिन जब रात हुई, अक्षय फिर से सोया, फिर से वही आवाज आई। लेकिन इस बार अक्षय ने अनदेखा नहीं किया। अक्षय ने तुरंत अपने खिड़की खोली और बाहर झांका। वही औरत खड़ी थी, उन्हीं कपड़ों में खड़ी थी, वही स्टूल था, वही फांसी का फंदा था और उसी पेड़ पर लगा रखा था। और जैसे ही अक्षय ने खिड़की खोल के उसको देखा, वो औरत फिर से स्टूल पर चढ़ी और फिर से लटक गई। लेकिन इस बार अक्षय ने गेट नहीं खोला और वो खिड़की से बाहर देखता रहा कि इसके आगे क्या होगा। और जब वो औरत फांसी के फंदे पर लटक गई, उसके बाद वो अक्षय को देख करके मुस्कुराई और बोली, अक्षय, मैं तुम्हें जानती हूं। जब उसने अक्षय से ऐसा बोला, अक्षय बहुत ज्यादा डर गया और वो एकदम गेट खोल करके उस पेड़ की तरफ भागा। लेकिन वहां पर वो औरत फिर से गायब हो चुकी थी, वहां पर कोई नहीं। अक्षय बहुत ज्यादा घबरा गया था। उसको बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था कि ये कौन सी औरत है जिसे मैं जानता नहीं, जो मुझे रात में दिखती है। अगले दिन जब अक्षय स्कूल के अंदर अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था, तभी बाहर से किसी औरत की आवाज आई, अक्षय जरा बाहर आओ, मुझे तुमसे काम है। अक्षय को लगा कि शायद कोई स्कूल की मैडम उसे बुला रही है। अक्षय फौरन बाहर गया गैलरी के अंदर और उसने देखा गैलरी में वही औरत खड़ी थी, वही कपड़े पहन करके। और वो औरत छज्जे पर खड़ी हुई और नीचे स्कूल के ग्राउंड में कूद गई अक्षय के सामने। और अक्षय बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने तुरंत झांक करके नीचे देखा ग्राउंड में और वहां कोई नहीं था। अक्षय घर पर आया। अक्षय बहुत ज्यादा टेंशन में था। उसकी वाइफ ने पूछा, क्या हो गया है, कुछ बात है? उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन उस रात अक्षय ने सोचा कि आज मैं सोऊंगा नहीं, आज मैं देखता हूं कि वो औरत कैसे फांसी लगाती। और अक्षय पहले ही गेट खोल के बैठ गया और उस नीम के पेड़ को देखने लगा। रात बढ़ती गई और तभी जब अक्षय गेट खोल के उस पेड़ को देख रहा था, अचानक से वो औरत वहां पर प्रकट हुई, या जादू से आई, आप कुछ भी बोल सकते हो। अचानक से वो स्टूल आया, वो औरत उस पर फिर से चढ़ी। अक्षय दौड़ के गया उस पेड़ के पास, उस स्टूल को पकड़ने के लिए, उस औरत को पकड़ने के लिए। उस औरत ने तब तक फंदा लगाया, हंस के बोली, अक्षय, मैं तुम्हें जानती हूँ। वो अक्षय से बस कुछ ही सेंटीमीटर या मीटर दूर रह गई थी। इससे पहले कि अक्षय उसे टच करता, वो औरत वहां से गायब। अक्षय पूरी तरह से डर चुका था कि ये क्या मंजर चल रहा है। अगले दिन जब अक्षय स्कूल से घर आ रहा था तो सड़क पे उसे वही औरत दिखाई दी
और उसको देख करके वो घूर रही थी और मुस्कुरा रही थी। अक्षय ने गाड़ी साइड में लगाई और उस औरत के पीछा किया, लेकिन अक्षय को वो औरत दिखाई नहीं दी। बाद में पता नहीं बीच में काम हो गई। अक्षय इतना तो समझ चुका था कि वो औरत कोई असली की औरत नहीं है, वो एक आत्मा है। अक्षय को बहुत ज्यादा डर लग गया था। उसने तुरंत अपने दोस्त आरिफ को फोन किया और उसे कानपुर अपने घर पे मिलने बुलाया। आरिफ बिना देर किए शाम तक अक्षय के घर पे पहुंच चुका था। अक्षय ने उसे अपने साथ हो रही पूरी घटना समझाई, लेकिन जब अक्षय ने आरिफ को पूरी घटना समझाई, उसके बाद आरिफ ने अक्षय को जो बताया, इससे अक्षय के पैर के नीचे से जमीन खिसक। आरिफ ने अक्षय को बताया कि जो औरत तुझे दिखाई दे रही है वही औरत मुझे भी दिखाई दे रही है। जो वो तेरे साथ कर रही है वही वो मेरे साथ कर रही है। वो मेरा नाम लेती है, मेरे घर के बाहर रोती है और फिर एक पेड़ पर फांसी का फंदा लगाती है और लटक जाती है और मुझसे कहती है कि आरिफ मैं तुम्हें जानती हूं। और वो मेरे साथ ऐसा लगातार कर रही है। अक्षय बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अक्षय ने तुरंत अपने तीसरे दोस्त को फोन लगाया, सुरेश को, जो कि पटना में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अक्षय ने उसे सारा मामला बताया। सुरेश ने अक्षय से कहा कि अक्षय मुझे ऐसी कोई औरत तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन मेरे ऊपर कोई आता है और जब वो मेरे ऊपर आता है तो मैं अपने घर वालों से ही लड़ता हूँ, उनके साथ मारपीट करता हूँ। न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर ये जो आत्मा आती है ये कौन है और ये मुझसे क्या चाहती है। अक्षय और आरिफ दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे और जब उन्होंने अपनी कहानी सुरेश को बताई तो सुरेश भी बहुत ज्यादा डर चुका था। तीनों ने फैसला किया कि हम किसी बाबा की मदद लेंगे। आरिफ एक बाबा को जानता था जो कि एक दरगाह पर बैठता था। आरिफ ने अक्षय से और सुरेश से कहा कि हम तीनों ही उस बाबा के पास चलेंगे। आरिफ ने सुरेश से कहा कि तुम आज रात की ट्रेन पकड़ करके, अगर ट्रेन ना मिले तो किसी और साधन से कल या परसों तक कानपुर आ जाओ। उसके बाद हम तीनों उस बाबा के पास चलेंगे। आरिफ की बात सुनकर के सुरेश ने हामी भर दी और सुरेश ने कहा कि मैं अगले 2 दिन के अंदर कानपुर आ जाऊं। फोन काट दिया आरिफ ने, लेकिन उसके बाद अक्षय ने आरिफ से कहा कि आरिफ मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सुरेश को आने में 2 दिन लग जाए, लेकिन उससे पहले हमारे घर में कोई अनहोनी हो जाए। तो हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों पहले उस बाबा से मिल लेते हैं, बाद में सुरेश को भी उसके पास ले जाएंगे, अगर बाबा ने हमें आराम पहुंचाया तो। आरिफ ने अक्षय की बात मान ली और वो दोनों अपनी कार में बाबा के पास जाने के लिए निकल चुके थे। लेकिन रास्ते में ही एक ट्रक से उनकी कार की टक्कर हुई और उसमें उन दोनों की मौत हो गई। सुरेश के पास ये खबर अक्षय के घर वालों ने पहुंचाई। जब सुरेश को ये पता चला कि मेरे दोनों दोस्त मर चुके हैं, तो सुरेश ने सोचा अब कानपुर जाके फायदा क्या, जब दोस्ती नहीं रही। और सुरेश बहुत ज्यादा डर गया। उसने सारी कहानी अपनी माँ को बताई। जब सुरेश अपनी माँ के साथ बाबा घर पहुंचा तो बाबा ने जो बताया, इसको सुनकर के सुरेश दंग रह गया। बाबा ने बताया कि तुम तीनों, सुरेश, आरिफ और अक्षय, काफी अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम तीनों ने एक बात अपने घर वालों से छुपा रखी थी इतने सालों से, कि तुम्हारा एक चौथा दोस्त भी है, रवि, जो राजस्थान के धौलागढ़ शहर का था और अभी वो मर चुका है। और उसकी मौत के जिम्मेदार तुम तीनों ही हो, क्योंकि जब तुम चारों सीए की तैयारी कर रहे थे दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में, तब तुम चारों एक कमरे में रहते थे और आपस में रेंट भी शेयर करते थे और तुम चारों की दोस्ती वहीं से हुई थी। रवि तुम तीनों से पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज था, इसलिए सीए उसका बहुत जल्दी फाइनल हो गया, लेकिन तुम तीनों का सीए फाइनल नहीं हुआ था और तुम तीनों को उम्मीद भी नहीं लग रही थी कि तुम्हारा फाइनल हो पाएगा।
और रवि का फाइनल हो गया था और तुम्हें रवि से बहुत ज्यादा नफरत, हेट और चिढ़ हो गई थी और इसीलिए तुम तीनों ने एक दिन रवि को जान से मारने का फैसला किया। तुम तीनों रवि को बाहर घूमने के बहाने दिल्ली से बाहर ले गए, एक सुनसान सड़क पर ले गए। वहां तुम तीनों ने कार के अंदर आपस में खाना खाया और उसमें तुमने रवि के खाने में नींद की गोली मिला दी। खाना खाने के बाद रवि को 1 घंटे के अंदर नींद आ गई और जब उसे नींद आ गई तो तुमने रवि को, जो कि सो रहा था और जिंदा था, तुमने उसे उठा करके उस सड़क पे पड़ने वाली नदी में डाल दी जब कोई नहीं देख रहा। वो रवि भले ही सो रहा था लेकिन वो जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी और जब तुम किसी जिंदा आदमी को पानी में डालोगे तो उसकी मौत कितनी तड़प करके होगी ये बात तुम समझ सकते हैं। लेकिन पुलिस के डर से तुमने ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। रवि के घर वालों ने खूब रिपोर्ट लिखवाई, दिल्ली में आके खूब पूछताछ करी, तुम तीनों के बारे में पूछताछ भी करी, लेकिन तुम तीनों ने कोई सबूत नहीं छोड़ा था। तुम्हारे घर का एड्रेस किसी को नहीं पता था और पुलिस तुम तक नहीं पहुंच पाई और पुलिस को अगले 2 साल के अंदर वो केस क्लोज करना पड़ा। लेकिन जब रवि की मौत हुई तो तुम ये भूल गए थे कि उसकी एक वाइफ भी थी जिसकी शादी को केवल 7 महीने हुए। जब रवि की वाइफ को रवि की मौत का पता चला तो वो रवि से इतना प्यार करती थी कि वो रवि का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने घर में फांसी लगा दी। और वही लड़की जिसने फांसी लगाई वो तुम तीनों को दिखाई देती थी और तुम्हारे शरीर पर सुरेश जो लड़की आती है वो भी रवि की वाइफ है और वो इस समय भी तुम्हारे साथ खड़ी हुई और वो मुझसे हाथ जोड़ करके कह रही है कि बाबा आप मुझे जाने दो, बस मुझे इसको और जान से मारना है, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा और मैं इस परिवार को, तीनों परिवारों को भी परेशान नहीं। सुरेश ने जब ये सुना तो उसके पैरों से जमीन निकल गई, उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा गई और वो बाबा को पैर छूने लगी कि बाबा मेरे बच्चे को कैसे भी बचा लो, मेरे बच्चे ने जो गलती करी है वो बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध है, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लो बाबा, क्योंकि माँ तो माँ होती। बाबा क्या करता, जब एक माँ हाथ जोड़ के विनती कर रही थी तो बाबा ने सुरेश को बचाने का फैसला किया। बाबा ने पहले उस लड़की को समझाया कि जो हुआ तेरे हस्बैंड के साथ वो ठीक नहीं था, अब तू उसे छोड़ दे, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। तो बाबा ने उस लड़की को कहा कि तू कैसे जाएगी, क्योंकि वो लड़की जो थी वो बहुत ज्यादा पवित्र थी, वो अपने पति से सच्चा प्यार करती थी, वो अपने पति को देवता मानती थी। इसीलिए बाबा उस लड़की की आत्मा को अपने वश में नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने नीली साड़ी पहनी हुई थी। याद रखिए, अगर कोई औरत मरने के बाद नीली साड़ी में दिखाई देती है तो उसको वश में करना असंभव सा होता है, उसे वश में इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि कोई औरत सफेद साड़ी, लाल साड़ी या पीली साड़ी में दिखाई देती है तो उसे वश में करा जा सकता है, लेकिन अगर कोई औरत नीली साड़ी में दिखाई देती है तो उसे वश में करना नामुमकिन सा हो। इसलिए बाबा उसको अपने वश में नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो एकदम पवित्र थी। तो बाबा ने उससे पूछा कि मुझे पता है तू सच बोलेगी, तू जाएगी कैसे? उसके बाद उस आत्मा ने जब बोला आप उनके दंग रह जाएंगे, उस आत्मा ने कहा अगर मुझे सुरेश नहीं मिला, मैं इसे नहीं मार पाई, तो मैं इसके परिवार में से किसी एक इंसान की मौत करूंगी, उसके बाद ही मैं यहाँ से चलूंगा। बाबा सुन के दंग रह गया। सुरेश की माँ ने पूछा कि बाबा वो क्या मांग रही है? बाबा ने जैसा उस आत्मा ने बताया था वैसा ही ठीक सुरेश की माँ को बता दिया। माँ का प्यार देखिए दोस्तों, माँ ने एक झटके में कहा कि मुझे मार दे लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दे। और बाबा के सामने उस आत्मा ने सुरेश की माँ को हार्ट अटैक दिया और सुरेश की माँ की उसी समय उसी जगह पर मौत हो गई। सबको लगा कि वो
हार्ट अटैक से मरी है, लेकिन बाबा और सुरेश जानता था वो क्यों मरी। उसके बाद वो आत्मा सुरेश के घर से चली गई। आज सुरेश जिंदा है, पटना में उसी कंपनी में फिर से वो अपनी नौकरी पे काम कर रहा है, लेकिन अब उसकी जिंदगी से उसकी माँ हमेशा के लिए जा चुकी है। दोस्तों, माँ का प्यार इतना ज्यादा होता है कि आप इस कहानी को समझ सकते हैं। अपनी माँ से कभी ना लड़ें, वो आपके लिए किसी की जान ले भी सकती है तो अपनी जान दे भी सकती है। ऐसी ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय माता दी।